नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद मुद्दे पर सहमति बन गई है। दोनों पक्ष सैनिकों को पीछे हटाने के साथ ही एलएसी पर गश्त करने को लेकर सहमत हो गए हैं। खास बात है, सीमा विवाद को लेकर यह समझौता ब्रिक्स बैठक से पहले हुआ है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि इससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान हो रहा है। समझौते के तहत देपसांग और देमचौक में दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर आ जाएंगी। इसके साथ ही डिसएंगेजमेंट के बाद बफर जोन में गश्त का रास्ता साफ हो गया है। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. रुख करते अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता नजीर मसूदी की और राजीव रंजन की रिपोर्ट। चुनाव का जश्न खत्म नहीं हुआ कि गोलियां चलने लगी। गांदरबल के गगननीर इलाके में सुरंग बना रही एक निजी कंपनी की साइट पर आतंकियों ने हमला किया और 7 लोगों को मार डाला। मृतकों में एक स्थानीय डॉक्टर और 5 बाहर के लोग हैं। 5 घायल भी हैं। ये सुरंग श्रीनगर से लेह के बीच हाईवे के लिए बन रही थी। इंतहाई गिनावनी कोशिश और साजिश की जहां निहत्थे लोग जिनको मारा गया, इस जो अटैक हुआ इसमें 7 लोग मारे गए हैं, जिसमें जो सारे ही टेक्निकल हैंड से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर दुख जताया और कहा कि ये कश्मीर में बुनियादी ढांचे पर काम करने वाले पर हमला है, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को घेरा। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, जो लश्कर का ही हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के गगननीर में नागरिकों पर हुआ यह कायरतापूर्ण आतंकी हमला घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। निर्दोष लोगों पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। एनआईए की टीम भी जांच के लिए पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद यह पहला बड़ा आतंकी हमला है, जिसकी हर किसी ने निंदा की है। यह हमला कश्मीर में बदलते माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी है। जाहिर है अलगाववादी ताकतों को वहां की जमहूरियत रास नहीं आ रही है। ये सबक भी है कि चुनाव के बाद और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की। श्रीनगर से नजीर के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 श्रमिकों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी किया है। पोस्ट में लिखा है, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले में बिहार के 3 श्रमिकों की मृत्यु दुखद है। इस आतंकी हमले में तीनों मृतकों के निकटतम आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही श्रम संसाधन विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से नियमानुसार अन्य लाभ देने को कहा गया है।
शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने और की ईश्वर से प्रार्थना है। स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली को जम्मू कश्मीर सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर मृतकों के पार्थिव शरीर को बिहार लाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पिछले हफ्ते से विमानों में फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि फर्जी कॉल करने वालों को विमान की यात्रा से रोकने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके लिए सरकार जल्द ही कानून लाने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम गृह मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं और हालात की समीक्षा हो रही है। As we have seen that we have been getting repeated ones and most of them are hoax bomb threats. So once this has happened, then we have had multiple meetings. In the last 1 week, I have chaired certain meetings with all the necessary stakeholders within the ministry, and we have our secretary Wallamji here and DG BCAS, our security regulator Hassanji is also here, and at each and every level, whoever the stakeholders are, we have been calling to the ministry, we have been having multiple meetings. In fact, our BCAS has also been interacting with MHA, Ministry of Home Affairs, also on a continuous basis, because they are also an important stakeholder when it comes to these kind of security threats in the country. So at multiple levels, we have been having these meetings, and everyone we have taken in suggestions, opinions of all of them. And from the ministry, we have thought of some legislative action also, if it is required, which direction should be moved in. खबरों में आगे बढ़ते हैं। मदरसों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। मदरसों को भंग करने को लेकर एनसीपीसीआर की सिफारिश और आगे की सरकारी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान खोलने और उनके प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होता है। दरअसल एनसीपीसीआर ने यूपी और त्रिपुरा को 2 पत्र लिखे थे। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी याचिका में तर्क दिया कि पत्र तो 2 राज्यों को लिखे गए हैं, लेकिन इसका असर सभी राज्यों में हो रहा है। मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर की जो सिफारिश थी खासतौर पर यूपी और त्रिपुरा में के जो सरकारी जो सहायता प्राप्त जो गैर रिकॉग्नाइज्ड जो मदरसे हैं उनको बंद कर दिया जाए, उनको भंग कर दिया जाए और उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करा दिया जाए, उस पर रोक लगा दी। और साथ साथ देश के सारे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि इस चिट्ठी के आधार पर, इस सिफारिश के आधार पर कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया इस मुद्दे पर और उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के बाद इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। काफ़ी अहम मुद्दा है। जमीयत उलेमा हिंद इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसने कहा था कि एनसीपीसीआर ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं यूपी और त्रिपुरा को और कहा है कि मदरसों को बंद कर दिया जाए और यहाँ पर शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होता है और जो ज़रूरत जिस शिक्षा की है वो शिक्षा वहाँ पर नहीं दी जाती है। इसको लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो इस मुद्दे पर दखल दे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से अदालत को बताया गया कि चिट्ठी भले ही 2 राज्यों में लिखी गई, लेकिन इसका इस असर सब राज्यों में दिख रहा है और ये जो संविधान ने एक मौलिक अधिकार दिया है अल्पसंख्यकों को कि वो संस्थान स्थापित कर सकते हैं, शिक्षा संस्थान, उनका संचालन कर सकते हैं, उनका जो मौलिक अधिकार है उसका ये उल्लंघन है, इसलिए अदालत इसमें दखल दे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर दखल दिया और कहा कि जो एनसीपीसीआर की 2 चिट्ठियाँ थी जिसमें ये सिफारिश थी उन पर रोक रहेगी और इसके साथ साथ कोई भी राज्य जो है या केंद्र सरकार इस पर आगे की कार्रवाई नहीं करेगा। एक बड़ा मुद्दा है और अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपना अपना जवाब लेकर सुप्रीम कोर्ट आएंगी और सुप्रीम कोर्ट इसके बाद इस मुद्दे पर अगली सुनवाई करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब से बस कुछ ही महीने दूर हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया जेल से निकलने के बाद से ही लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। आज सिसोदिया की पदयात्रा बिजवासन विधानसभा क्षेत्र पहुंची। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल रंजन।
अक्टूबर का महीना खत्म हो रहा है और अब से बस कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी और इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं मनीष सिसोदिया वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। आज आपको दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली के बिजवासन विधानसभा क्षेत्र पहुँचे हैं वो, जहाँ वो स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं और जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो जो है वो केजरीवाल का जो मैसेज है वो जो है लेकर आए हैं और एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बने अगले साल जब चुनाव हो, तो यही वो जनता को लगातार कह रहे हैं और मिल रहे हैं। बता दूं कि अगस्त के महीने में ही पदयात्रा शुरू की थी मनीष सिसोदिया ने। उस समय नारा ये दिया था पार्टी ने कि सिसोदिया आ गए, केजरीवाल आ जाएंगे। और अब जब मनीष सिसोदिया के साथ केजरीवाल भी बाहर आ चुके हैं, सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आ चुके हैं, तो पार्टी का कहना है कि ईमानदारी की यही पहचान है कि केजरीवाल और झाड़ू निशान ये नारा दे रही है। अब देखना ये होगा कि मनीष सिसोदिया जो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं उसका कितना चुनाव में कितना जो है इम्पैक्ट हो पाता है, वो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के बढ़ने के साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस बीच पाबंदियां लागू हो गई हैं। AQI लेवल 300 से ज़्यादा होने पर CAQM ने आदेश जारी किया है। मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 लागू हो जाएगा। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लगेगी। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा। सर्दियों के दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लोगों को सताने लगी है। AQI जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन जो है खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। आज यानी कि सोमवार को सुबह से लेकर करीब शाम 4 बजे तक जो AQI है वो 300 के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया और 4 बजे जो है AQI 310 दर्ज की गई, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि कल सुबह यानी मंगलवार सुबह 8 बजे से दिल्ली में ग्रैब 2 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का जो चरण 2 है वो लागू किया जाएगा और जो एहतियातन कदम है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वो उठाए जाएंगे। और इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ गाजीपुर के डंपिंग यार्ड के बाहर और बता दूँ कि जो कल से लागू हुआ होगा ग्रैब 2 कल सुबह 8 बजे से, उसमें कई सारे जो है रोकथाम लगाए जाएंगे, जैसे जनरेटर्स नहीं चल सकेंगे। प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं उसका जो चलन है जो रोड पे, उसे कम करने के लिए जो पार्किंग फीस है उसे बढ़ाया जाएगा और साथ ही जो है RWA के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो हर सोसाइटी के जो RWA होते हैं उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो जो है अपने गार्ड को हीटर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ऐसे आग ना जलाएं, गर्माहट के लिए जो है आग जलाते हैं वो ना जलाए, जिससे वायु प्रदूषण होता है वो ना जलाए। इसके अलावा जो है जनरेटर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। रोड पे छिड़काव होगा और रोड की साफ सफाई लगातार की जाएगी। और बता दें कि ग्रैब का जो पहला चरण था वो ऑलरेडी जो है दिल्ली में लागू कर दिया गया था और जिसके बाद जो AQI है, IMD का कहना है, मौसम विभाग का कहना है कि जो AQI है वो लगातार ही खराब श्रेणी में पहुंचने की संभावना है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो ऐसे में अभी जो है कल सुबह से ग्रैब 2 दिल्ली NCR के सभी इलाकों में लागू कर दी जाएगी और जितने भी रोकथाम है, कई सारे और जो रोकथाम के लिए स्टेप्स है वो लिए गए हैं, वो लागू किए जाएंगे और जितने भी रोकथाम है वो कल से जो है उस पर निगरानी रखी जाएगी और जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उस पर भी निगरानी रखी जाएगी ताकि जो वायु प्रदूषण है उस पर रोक लगाई जा सके, उसे कम किया जा सके। और जो दिल्ली के लोग हैं, हर साल ही दिल्ली के जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं वायु प्रदूषण की वजह से। और बता दें कि हाल ही में जो है दिवाली पे भी जो पटाखे हैं उसे भी बैन कर दिया गया है, हर साल की तरह इस साल भी। तो दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार उनसे भी कई तरह के आग्रह कर रही है और ऐसे में ग्रैब 2 कल सुबह 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा दिल्ली NCR में। मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय को OBC से आरक्षण देने की मांग को लेकर करीब 14 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अब तक वो करीब 6 बार आमरण अनशन कर चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और महायुति महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधनों की धड़कनें बढ़ाते हुए मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा उम्मीदवार मैदान में उतारने की बड़ी घोषणा कर दी है। इससे सबसे ज्यादा खेल किसका बिगड़ सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। उभा करायचे का पाडायचे यावर सांगा।
किसका खेल बिगाड़ेंगे मनोज जरांगे पाटिल? 32% मराठा आबादी वाले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने घोषणा की है कि जिस सीट पर मराठा उम्मीदवार की जीतने की गारंटी है, उनके उम्मीदवार वहीं से चुनाव लड़ेंगे। SC/ST के लिए रिजर्व सीटों पर लड़ रहे उन उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो मराठा समाज के विचारों से सहमत हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मराठा समुदाय की जीत की संभावना नहीं, वहां उनका समूह पार्टी, जाति या धर्म की परवाह किए बिना उन उम्मीदवारों का समर्थन करेगा जो आरक्षण की मांग के साथ हों। जिथं निवडून येऊ शकते अशा ठिकाणी फक्त आपण उभा करून निवडून आणा। जहां अपने उम्मीदवार जीत के आ सकते हैं, वहां पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जो हमारी मांगों का समर्थन करेगा, उस उम्मीदवार का हम साथ देंगे। SC और ST उम्मीदवार रहेंगे तो हम वहां अपने उम्मीदवार नहीं देंगे। जब मैं उम्मीदवारी वापस लेने बोलूंगा तो बिना कुछ पूछे वापस लेना है। मराठाओं को जिसने खत्म करने की कोशिश की है, उन्हें खत्म करना है। जो आपल्या विचाराचा आहे म्हणजे आपल्या मागणीशी त्याला आपलं लाखभर मतदान फुकट द्यायचं, त्याला निवडून आणायचं। दिक्कत यह है कि जरांगे अब सिर्फ मराठाओं तक सीमित नहीं, वो ऐसी राजनीतिक गठजोड़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें दलित, मुसलमान, किसान समुदाय का भी समावेश हो। छत्रपति संभाजी नगर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी से ये लंबी मुलाकात भी अहम मानी जा रही है। जिस तरह की हमारे उनके दरमियान विचार विमर्श हुआ, तबादले ख्यालात हुए, उससे मुझे ऐसा लगा कि मराठा और मुसलमानों के दरमियान और दलितों के भी दरमियान और ये बहुत अच्छी समाजी एकता आने वाले दिनों में बनेगी। खुदा करे कि उसका असर राजनीति पर भी पड़े, लेकिन मैं बेसिकली राजनीति के मैदान का आदमी नहीं हूँ। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जरांगे महायुति, महाविकास अघाड़ी दोनों को ही नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन महाविकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि लोकसभा में जिन मराठा वोटरों का उन्हें समर्थन मिला, विधानसभा चुनाव में उन्हीं वोटों का बंटवारा होगा क्योंकि मराठा सीधे अपने उम्मीदवार को ही चुनेंगे। क्योंकि वो जिनका नेतृत्व करते हैं वो लोग महायुति को वोट नहीं करते हैं। और जैसे लोकसभा में हमने देखा कि मराठवाड़ा में सबसे बड़ा नुकसान भाजपा का हुआ, उनकी एक भी सीट नहीं आई। लेकिन अगर जरांगे पाटिल के नेतृत्व में अगर कैंडिडेट खड़े होते हैं विधानसभा में, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस और ये महाविकास आघाड़ी जो है कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों को होगा। और फ़ायदा होगा महायुति को क्योंकि वोटों का बंटवारा हो जाएगा। जरांगे पाटिल का नेतृत्व मानने वाले जो वोटर हैं वो जरांगे पाटिल के कैंडिडेट को वोट करेंगे। महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठाओं की जनसंख्या लगभग समान है। जरांगे मराठाओं को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जानकार दावा कर रहे हैं कि मराठा उम्मीदवार मैदान में होने से ओबीसी वोटर्स का ध्रुवीकरण भी होगा, लेकिन कांग्रेस फायदा बटोर सकती है, इसलिए विदर्भ की सीटों को लेकर वो अड़ी है कि विधानसभा में ये जो अगर जरांगे पाटिल के नेतृत्व में अगर कैंडिडेट खड़े हो गए तो ओबीसी मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन देगा क्योंकि पिछली विधानसभा और अभी की लोकसभा इन्होंने विदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस को दिए हैं। इसलिए कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में जिनकी एकमात्र सांसद हुआ करता था, उनके 13 सांसद चुन के आए। ये सबसे बड़ा लाभ उन्हीं को हुआ है। महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस बन गई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठाओं की बड़ी आबादी पर मनोज जरांगे पाटिल की पकड़ मजबूत हो चुकी है। 32% जो मराठाओं की आबादी है महाराष्ट्र में, निर्णायक भूमिका ये निभाती है चुनाव के दौरान। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा की तरफ इस वोट बैंक का झुकाव था, जो कि 2024 में मराठा आंदोलन की वजह से बुरी तरह से ये वोट बैंक जो है वो प्रभावित हुआ। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ही बड़ा फैक्टर बने हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और छत्रपति संभाजी नगर से मोहसिन शेख के साथ मुंबई से मैं पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।